हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। हम लोगों ने क्या है कि बच्चों ने अभी तक एक चीज पढ़ी होगी, ग्रेविटी। ठीक है, बाकी भी आप लोग फेमिलियर होंगे कि ग्रेविटी क्या होता है। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी का तो यूज करना ही है कि ग्रेविटी होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रेविटेशन एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन में क्या होता है और ग्रेविटी में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेविटी जो होती है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और या तो पोल्स पे अगर आप चले जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो उस पे यूनिट होती है पूरी की पूरी 10। अब ये न्यूमेरिकल्स में 9.8 ही लगाई जाती है। ग्रेविटी की बात तब होती है जब हम, जैसे अभी यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूं, तो खड़ा हुआ हूं किस पे खड़ा हुआ हूं? अर्थ पे खड़ा हुआ हूं ना। तो अर्थ हमें जितने फोर्स से पुल करती है अपनी तरफ, उसको कहते हैं ग्रेविटी। या अगर कोई चीज जंप करती है, तो जंप करने में ऐसा तो है नहीं कि चीज ऊपर जाती है, जंप करने में क्या होता है, चीज नीचे जाएगी। या आप कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो वो भी कहां जाएगा? नीचे ही जाएगा। सारी चीजें जो अर्थ के अंदर हैं, मतलब अर्थ पे हैं, और उसे अगर आप फेंक रहे हो कहीं पे, ठीक है, नीचे किसी बिल्डिंग से, तो वो नीचे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। हल्का सा पत्ता भी होगा, वो भी ऐसे ऐसे करके नीचे ही जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो ऊपर चली जाए, तो नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ अपना काम करना शुरू कर रही है। अर्थ जो है उस चीज को अपनी तरफ पुल कर रही है, और वो जो पुल करती है जिस फोर्स से, उसकी वैल्यू होती है 9.8, और उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। कि अर्थ पे ग्रेविटी है तो इतनी है, 10 या 9.8। और दूसरी बात, अब जब बात आती है हमारी ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन जो होता है वो आपका ज्यादातर स्पेस में काम आता है। ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, इसको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन जो होता है वो हैवी बॉडी, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है यूनिवर्स में, जैसे अर्थ और मून के बीच में, या अर्थ और सन के बीच में, सन या मून के बीच में, या मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो तो बढ़ गया 2008 में नेपट्टून तक। ठीक है, तो वो आपके सारे किसमें आ जाते हैं? ग्रेविटेशन में। वो भी एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो ग्रेविटी मेन आपने मोशन में पढ़ी दिया होगा, मोशन में ग्रेविटी का यूज नहीं होता है काइनेमेटिक्स में। ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, नहीं पढ़ा होगा तो भी इसका भी एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा दूंगा मैं। लेकिन मेन जो हमारा फोकस है वो है हमारा ग्रेविटेशन पे, कि ग्रेविटेशन होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, सारी चीजें आपके 9th क्लास में हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा ग्रेविटेशन में, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, 9.8, और ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सॉरी लाइट चली गई थी। तो ग्रेविटी की बात कर रहे थे हम, ग्रेविटेशन की। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10, आइदर 10 और 9.8, जनरली 9.8। लेकिन जो पोल्स पे अगर आप जाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो वहां पे वैल्यू जो होती है वो आ जाती है 10। ठीक है, 10 क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, जो हमारी अर्थ होती है, वो ना ही सर्कुलर होती है, ना ही क्यूबॉइड होती, ना ओवल होती है, ना सर्कुलर होती है। उसका जो शेप होता है वो होता है जियोइड। ठीक है, अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड होता है। जियोइड इन द सेंस ये होता है ऊपर से हल्का हल्का फ्लैट और ऐसे करके कर्व एक तरीके से, तो वो आपका जियोइड शेप में आ जाता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि अर्थ का शेप क्या है, तो आप ओवल भी नहीं बोलेंगे, सर्कुलर भी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? जियोइड शेप होता है अर्थ का। ठीक है, जियोइड से ही समझ जाएंगे कि हाँ कैसा होगा, ऊपर फ्लैट, नीचे फ्लैट, और यहां से कर्व। ठीक है, तो जो फ्लैट पोर्शन है, पूरा फ्लैट नहीं होता है, मतलब हल्का हल्का फ्लैट होता है, उसकी जो उधर वैल्यू होती है ग्रेविटी की, वो होती है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। और आपकी जो बाकी जगह पे आ गए सारे आपके कॉन्टिनेंट्स वगैरह में, ठीक है, वहां पे 9.8 वैल्यू चलती है। न्यूमेरिकल्स में आपको दे रखा होगा, न्यूमेरिकल्स की वीडियो में अगली डालूंगा, उसमें मेंशन होगा कि टेक जी, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी दे रखा हो आपको वो आपको फॉर्मूले में लगाना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वो तो बात की बात है। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ज्वाइड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्वाइड शेप होता है उसका। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो बन रही है? हाँ जी वीडियो बन रही है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसमें ये कहा जाता है, पहले मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो समझिए। अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडी दे रखी हैं, जैसे कि एक ये बॉडी दे रखी है और एक ये बॉडी दे रखी है, ठीक है, एक बॉडी आपको ये दे रखी है A और एक बॉडी आपको ये दे रखी है B, ठीक, A और B, और A का मास आपको दे रखा है m1 और B का मास आपको दे रखा है m2। ठीक है, ये इसका मास m1 है, उसका मास m2 है। इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, या मान लीजिए ये प्लैनेट्स हैं, दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है r, स्मॉल r। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है स्मॉल r। तो मास भी हो गए हमारे पास दोनों बॉडीज के, और जो डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच की, जैसे मेरे और आपके बीच अगर हम लोग दूर, थोड़ी दूर दूर पे बैठे हैं, मान लीजिए 500 मीटर की दूरी पे या 100 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो ये 100 मीटर हो गया r। ठीक है, मास आपका मेरा 50 है, हो सकता है आपका 60 हो, ठीक है, या मेरा 60 है आपका 50, दोनों के मास भी दे रखे हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहा जाता है कि फोर्स, चलिए थोड़ा ऊपर फिगर बना दे रहा हूं ताकि मैं आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बता सकूं। हालांकि मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते क्या हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आपकी दो बॉडी है m1 और ये आपकी बॉडी है m2, और दोनों के बीच का रेडियस आपको डिस्टेंस दे रखा है r, रेडियस सॉरी डिस्टेंस दे रखा है r। ठीक है, तो ये कहता है लॉ कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। product means multiplication of their masses। तो दोनों के मास क्या है, m1 और m2, तो m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन, that means m1 m2 which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional। inversely proportional मतलब inverse का मतलब क्या होता है, 1/, तो inversely proportional to the square of distance between them। square of distance यानी distance कितना है इसका r और उसका square। तो every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ऑन कंबाइनिंग, या तो आप लिखते हो ऑन कंबाइनिंग तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट, तो अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे ऑन कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइन करने में क्या होता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा होता है और हम किसी चीज को कंबाइन करके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए इज इक्वल्स टू तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। कांस्टेंट लगाना होता है, क्यों लगाना होता है, क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन हमें लगाना है ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इज इक्वल्स टू लगा दें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है आपका कैपिटल G। ठीक है, m1 m2 ऐसे ही रहेगा अपॉन r²। ये हमने इसको पूरा कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया का मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा m1 m2 और r² अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये वंजा यही रहेगा अपॉन r²। ठीक है,
यही हमारा जो होता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, फोर्स तो आपको पता ही है, ठीक है, निकालना ही होगा। m1 m2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम आपको दे रखा होगा, रेडियस r, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन देम कैपिटल G। ये कैपिटल G यही होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होती है आपकी वैल्यू किसकी, कैपिटल G की। और स्मॉल g की जो वैल्यू होती है आपको पता ही है 9.8। तो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो ग्रेविटी होती है। अट्रैक्ट दोनों ही करते हैं लेकिन वो अर्थ पे काम करती है केवल ग्रेविटी। हर प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी होती है, कुछ प्लेनेट्स ऐसे होते हैं इसमें ग्रेविटी नहीं होती, नील होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स अट्रैक्शन, या सन के साथ या मून के साथ प्लैनेट्स का अट्रैक्शन, उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होती है ये इसकी यूनिट होती है। कैसे निकलती है ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको समझना ही है कि ये 6.67 into 10 raised to the -11 कैसे आई, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर बताइए, तो मैं आपको नई वीडियो बना के पूरा प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो ये तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। आप वीडियो को बैक कर करके देखिए, फॉरवर्ड कर करके देखिए, पॉज करके देखिए। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 90s के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप 11th पे मैथ्स लेते हैं तो आपके लिए है इंपॉर्टेंट, आपको सारी वैल्यूज पता हो जाएंगे खुद ब खुद जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ग्रेविटी, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, साइंटिस्ट थे केप्लर, उन्होंने ये लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे आपको केप्लर्स लॉज। तो तीनों लॉ पहले मैं आपको ओरली बता देता हूं। पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि सारे ऑब्जेक्ट, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनका रिवॉल्यूशन कैसे होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट में जैसे कि आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान के एंड में जो रिंग्स बन के आती हैं वो एलिप्टिकली होती हैं, उस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और किसको फोकस लेके, किसी चीज को फोकस लेके तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो फोकस लेते हैं सन को। दैट मींस सन को अगर आपने फोकस ले लिया, ये आपका सन, और ये कोई प्लेनेट है आपका, ठीक है, ये आपका कोई प्लेनेट है, तो ये प्लेनेट जो होगा वो ऐसे करके एलिप्टिकल ऑर्बिट में लाइक दिस मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे मूव करेगा इलेप्टिकल ऑर्बिट में, और किसको फोकस लेके, सन को फोकस लेके। सन को फोकस लेके प्लैनेट्स जो सारे हैं वो कैसे मूव करेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये है केप्लर का पहला लॉ, ठीक है। पहले लॉ में बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझनी है और डायग्राम आपको ये बना देना है। सेकेंड लॉ में इनका क्या है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। सेकेंड लॉ में ये होता है कि सारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वैप करते हैं। दैट मींस अगर ये फिर से एक प्लैनेट है और ये आपने बनाया है सन, और ये कोई प्लैनेट है आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये एक कोई प्लैनेट है, ठीक है। इसका यहां से लेके ये एरिया, ये इक्वल एरिया जो है वो इक्वल इंटरवल में कवर करेगा
कोई भी प्लेनेट अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक दिन 24 घंटे का ही होता है। ये आपको पता है कि एक दिन 24 घंटे का होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि 30 घंटे का एक दिन हो गया या 35 घंटे का एक दिन हो गया? कभी पॉसिबल नहीं है। तो 24 आवर्स का आपका एक रोटेशन अर्थ का होता है, ये तो पक्का है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका हो गया। अब रेवोल्यूशन पे आ जाते हैं। रेवोल्यूशन जो होता है सन का, अर्थ का सन से रिलेटेड, तो कितना होता है? 365 डेज। एक साल कितने दिनों का होता है? 365 दिन का। और लीप ईयर है, अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होता है, तो वो 366 यानी फरवरी 29 की हो जाती है। तो 365 और 366 दोनों में से किसी एक दिन, एक ही टाइम पे एक साल होगा आपका। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि 400 दिन का एक साल हो गया या 200 दिन का एक साल हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा प्लैनेट किसी सन को फोकस लेके जब सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है तो वो इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। यही होता है केपलर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। नहीं आया समझ में? अगर फिर से और आपको एग्जांपल बताऊं तो बस सिंपल सी बात है। देखिए, अगर सन है और सन के पास मरकरी है, ठीक है, सन के पास पहले मरकरी होगा, तो मरकरी सन के पास में जब चक्कर लगाएगा तो जल्दी लगा लेगा, ठीक है। फिर वीनस आएगा, वो उससे थोड़ा देर में लगाएगा। अर्थ जो अपना है 365, 24। अब सबसे लास्ट में चले जाओ नेपट्यून, तो नेपट्यून का हो सकता है कि एक साल बहुत सारे दिनों का हो, 800 दिन का या 700 दिन का, पता नहीं है मुझे इतना। तो 700-800 दिन का हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सन से दूरी पे है, लेकिन उसका जो एरिया है उस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में वो इक्वल एरिया, इक्वल डिस्टेंस में कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है वो 365 दिन का साल होना है और 24 घंटे का दिन होना है, ये तो फैक्ट है और ये कोई चेंज नहीं कर सकता। क्यों चेंज नहीं कर सकता? क्योंकि केपलर ने कहा है कि इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होना है, ठीक। अब हमारा जो थर्ड लॉ आता है, थर्ड लॉ में आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो आप याद करो, बस आप सिंपल सा बस ये याद रख लो, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सिंपल सी बात, मतलब कि जो डिस्टेंस है सन का किसी प्लेनेट से, उसका क्यूब जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली उस प्लेनेट के टाइम पीरियड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड लॉ। सिंपल, बस वर्बली मैंने आपको समझा दिया है, ये होता है थर्ड लॉ। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल अगर आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दिक्कत आती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब कभी भी कोई बॉडी का कुछ भी अगर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो बॉडी जितनी डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड उसका जितना बढ़ेगा और वो अगर दूसरी चीज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी चीज उतना ही बढ़ती है, ठीक है। मतलब एक चीज जितना बढ़ेगी दूसरी चीज भी उतना ही बढ़ेगी उसके रिस्पेक्ट में, सेम, ठीक है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक चीज जितना बढ़ती है दूसरी चीज उसके रिस्पेक्ट में उतना ही घटती है, वो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए, मैं आपको एक एक पॉइंट की, एक एक टॉपिक की सारी वीडियो छोटी छोटी बना के भेज दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हो गया आपका केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फ्री फॉल, फ्री फॉल समझ ही गए होंगे आप लोग। फ्री फॉल, फ्री फॉल में क्या होता है, आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो वहां भी फ्री फॉल करके झूला होता है, उसमें क्या होता है, बस क्या होता है, चीज ऊपर पे एकदम से गिरा दी गई, फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है मैंने गिराया है और नीचे आ गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही आता है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हो, अनलेस एंड अनटिल आप खुद उसको ना फेंक रहा हो, अपना फोर्स ना लगा रहा हो। तो हम तो फोर्स लगा नहीं रहे, फ्री, फ्रीली, दैट मींस फ्री ऑफ फॉल, फ्री फॉल, आराम से, मतलब फ्रीली गिरना किसी चीज का, दैट इज नोन एज फ्री फॉल, उसको फ्री फॉल कहते हैं। सिंपल सी बात है, बस फ्री फॉल में आपको इतना कुछ समझने की जरूरत है नहीं, सारे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ही होते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपका एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लगा हो। ये तो हो गया आपका पहला टॉपिक, पहले टॉपिक की सारी चीजें जो कि मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड थी, थ्योरेटिकल बेस्ड तो आगे भी आएंगी,
लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में थ्योरेटिकल बेस थी वो आपके इस टॉपिक में कवर हो गई हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मोशन की इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स की कौन कौन सी है? पहली होती है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरी होती है s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स इन द सेंस 9th स्टैंडर्ड वाले मोशन जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें आपने ये तीनों चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़ी होंगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ग्रेविटी का काम जो होता है वो चीज को ऊपर फेंकना और नीचे जाना, तभी ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। जब कोई चीज अर्थ से लग के चल रही है, जैसे बाइक स्कूटर आप चल रहे हैं, ठीक है, ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है, अर्थ से लग के कोई भी चीज चलती है तो उसमें ग्रेविटी का इतना काम नहीं होता, उसमें मोशन का काम होता है। वो चीज आ जाती है आपकी काइनेमेटिक्स में, ठीक है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आपने पढ़ ली। अब इसी इक्वेशंस को आप ग्रेविटी में कैसे चेंज करते हैं, मतलब ग्रेविटी अगर लग रही है, कोई चीज को हमने ऊपर फेंका है और कोई चीज को अगर हमने नीचे ड्रॉप करा है, तो उस केस में ग्रेविटी का क्या काम होता है वो जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं जो कि मुझे याद आ रही है, पता नहीं इसमें है कि नहीं है। मून पे, ठीक है, मून पे अगर आपका वेट यहाँ पे 60 kg है, अगर आपका वेट ऑन अर्थ 60 kg है ऑन अर्थ, तो मून पे आपका वेट 1/6 हो जाता है वेट ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो 6 × 60 यानी कि 10 kg के आप रह जाओगे मून पे, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग जो होंगे अर्थ पे 60 किलो के होंगे, मून पे जैसे उन्होंने कदम रखा, या राकेश शर्मा, कल्पना चावला, जिन्होंने भी मून पे कदम रखा, सुनीता विलियम्स, तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ पे उनका कुछ वेट होगा, लेकिन मून पे जाके उनका वेट 1/6 हो जाता है, ठीक है, 1/6। कल्पना चावला का मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बाकी सबका तो चलो ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, एडवन एल्ड्रिन, ये 3 लोग गए थे साथ में, ठीक है। इन तीनों ने जब मून पे लैंड करे होंगे तो अगर इनका वेट 60 kg होगा किसी एक भी पर्सन का, तो मून पे जाके उनका वेट केवल 10 kg रह गया होगा। अगर कोई 66 kg का होगा तो उसका वेट 11 kg रह गया होगा। मतलब कहने का बस ये है कि जो वेट हमारा अर्थ पे होता है मून पे जाके उसका 1/6 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां की ग्रेविटी जो होती है यहां से बहुत ज्यादा होती है। अब हम फिर से आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सबसे पहले तो न्यूटन की इक्वेशन लिख लेते हैं। v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as, ठीक है। ये तो होती है आपकी, बार बार मुझे आके यहाँ पे वीडियो चेक करनी पड़ती है, बन रही मोबाइल कभी कभी जो होता है बंद हो जाता है। तो v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as, ठीक है। ये होती हैं आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो न्यूटन ने दी थी। अब ये तो तब काम आती है जब आप बाइक चला रहे हो या भाग रहे हो या चल रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, ट्रक और बस, आइदर बस, जो सारी चीजें जो कि अर्थ से चिपक के चल रही हैं उसमें आपकी ये इक्वेशंस काम करती हैं। डेनोटेशंस आपको बता दूं, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस, फिर से u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ एक्सेलरेशन टाइम, फाइनल इनिशियल एक्सेलरेशन डिस्टेंस, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, सिंपल। अब काम आता है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी का काम क्या होता है, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है या किसी चीज को आपने ऊपर फेंका है, तो नीचे गिर रही है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपने छोड़ दी। लेकिन जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है ना अपने आर्म्स का,
तो आर्म्स का जब फोर्स लगता है या बाइसेप ट्राइसेप्स का जब भी आपका फोर्स लगता है, तो अब ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ग्रेविटी में जब चीज को ऊपर फेंका या नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं होता है। एक्सेलरेशन जो चेंज हो जाता है ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। ये चीज दिख रही है, हाँ, एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जहां जहां पे ए लिखा है वहां वहां पे आपको जी लिख देना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8, आइदर 10 और 9.8 बस। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि सर चीज को नीचे फेंका है तो ग्रेविटी अपना काम कर रही है, कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जब हम चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो हमें तो कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी तो चीज को ऊपर फेंक पा रहे हैं हम लोग। तो उस केस के लिए आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है माइनस की जी। ये आपको न्यूमेरिकल्स में लेनी होगी, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस की जी। और अगर हमें किसी चीज की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है, तो ग्रेविटी पॉजिटिव में तब होती है जब किसी चीज को हमने नीचे फेंका हो। जब चीज को नीचे फेंकेंगे, ठीक है, कोई चीज आपकी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव में, और किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू आती है माइनस में, नेगेटिव में। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही रहेंगी, लेकिन आपको जब चीज ये देखना होगा न्यूमेरिकल्स में कि बॉडी फ्री फॉल में है या आपने खुद ऊपर फेंकी है। तो मैं आपको तीनों ही केस बता दे रहा हूं, ठीक है, कि तीनों केस इन द सेंस, पहला इक्वेशन और जब चीज को ऊपर फेंका गया है और या चीज को नीचे फेंका गया है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपकी ये है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as। अब सबसे पहला केस, जब हमने बॉडी को, when body is falling freely, and body is falling freely, तब उस केस में क्या होगा कि v is equals to u प्लस, क्योंकि फ्रीली फॉल कर रही है, मैंने बताया चीज नीचे जा रही है तो ग्रेविटी पॉजिटिव में लेंगे, u प्लस, और एक्सेलरेशन की जगह आपको ग्रेविटी लिख देना है, g लिख देना है, a की जगह g लिख देना है, तो u प्लस gt। दूसरी हो जाएगी s is equals to ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरी हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ये हो गई आपकी व्हेन बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली द इक्वेशंस ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल से कराऊंगा तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, अभी तो सारी थ्योरेटिकल की वीडियो है ये। अब व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, When body is thrown upwards का मतलब क्या है कि बॉडी को ऊपर फेंका गया है, बॉडी को ऊपर फेंका गया यानी हमने दम लगाया है और किसी चीज को ऊपर फेंका है, जैसे बॉल, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक, तब उसमें एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ जाएगी और ग्रेविटी की वैल्यू आएगी नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, v is equals to u minus gt, s is equals to ut minus half gt square, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। ये हो गई आपकी फाइनल ग्रेविटी की वैल्यू व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब बॉडी को हमने ऊपर फेंका गया है तब ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस चीज के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी बुक्स तो आप लोगों के पास होंगी, नहीं भी होंगी तो सारी आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। अब जो मेन चीज आपको याद करनी है, वैसे मेन तो ये भी है, लेकिन जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि जब बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, जब बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, व्हेन बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, तो उस समय क्या होता है कि u इनिशियल वेलोसिटी
जीरो हो जाती है, ठीक है। और व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब बॉडी को ऊपर फेंका गया है तो v फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस बात का याद रखना है आपको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बॉडी को फ्रीली हम लोग फॉल करा रहे हैं, मतलब हमने यहाँ भी होल्ड करा हुआ है, होल्ड करा हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अभी तो ये स्टिल है ना, स्टिल है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हमको u जीरो रखना है। लेकिन चीज को जब हम ऊपर फेंकेंगे, ऊपर को फेंकेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो फिर नीचे गिरना शुरू करेगा, तो वो जो पॉइंट आएगा, ठीक है, जहां से वो नीचे गिरना शुरू हुआ है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? c, ठीक है। ये आपको समझना है बस। ये हो गया आपका इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एनी पर्सन। तो हमेशा जब भी हम कहते हैं किसी से जनरल लैंग्वेज में, तो यही कहा जाता है कि आपका वेट कितना है, इस बॉडी का वेट कितना है, वेट वेट वेट। तो वेट का मतलब क्या हुआ कि वेट जो होता है वो कैसे आप लोग मेजर करते हो? एक वेइंग स्केल होता है, वेइंग मशीन होती है, उस पे आप खड़े होते हो और आपका वेट बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में समझोगे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि अर्थ हमें कितने वेट से या कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल कर रही है। जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें पुल कर रही होगी सॉरी, वही हमारा वेट होगा, ठीक है। जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जैसे अगर मेरा वेट है 50 केजी, तो 50 केजी का फोर्स मैं अर्थ पे लगा रहा हूं, ठीक है, वो होता है उसका वेट। मास क्या होता है? मास होता है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, एयर है, आईज है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या ऐसा होगा कि अगर मैं मून पे चला गया तो मेरा वेट तो 1/6 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेट 1/6 हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि मेरी आंख बड़ी हो गई या हार्ट छोटा हो गया, पेट बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हाथ लंबे हो गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मींस आपका मास जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स होता है किसी भी बॉडी का, वो कभी चेंज नहीं होता, दैट इज नोन एज मास, वो मास होता है उस बॉडी का। लेकिन वेट का मतलब ये होता है कि आप अर्थ पे, धरती पे कितना उसको आप पुल कर रहे हो, कितना आप उसे फोर्स लगा रहे हो, दैट इज योर वेट, वो होता है आपका वेट, ठीक है। सिंपल सी बात, मास और वेट में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेट भी मेरे ख्याल से, हाँ, वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक, अब आ जाते हैं हम लोग, अब तो चलो हम लोगों को मोशन में हम लोग जमीन पे चल लिए, ठीक है, ग्रेविटी में भी चल लिए, अब आ जाओ पानी पे। अब हम लोग वाटर की बात करते हैं, ठीक है। वाटर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन ए। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये चलिए लिख दे रहा हूं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट इसकी फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये दो यूनिट होती है प्रेशर की। प्रेशर मतलब हम कितना इसको प्रेशर प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर कितना लगा रहे हैं, दैट इज योर प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स और कितने एरिया के बीच में हम उस फोर्स को लगा रहे हैं, दैट इज योर प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करी जाए, वाटर पानी में छप्पर से आपने डाइव करी, ठीक है, डाइवर्स होते हैं, डाइव करी आपने, तो क्या होता है उसमें प्रेशर नहीं लगता, उसमें आपका लगता है थ्रस्ट, ठीक है, THRUST। तो प्रेशर का फॉर्मूला इन केस ऑफ वाटर, इफ यू आर इन अ वाटर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया
अर्थ पे जब आप पानी में नहीं है, और प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इफ यू आर इन वाटर। अगर आप पानी के अंदर हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट आपने देखा होगा, अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, वो आप पहले क्या होगा, पानी के अंदर जाएगी, डाइव करेंगे। अगर आप अच्छे डाइवर्स हैं, स्विमिंग आपको आती है, तो आप पहले डाइव करेंगे, ठीक है, हाथ को ऐसे रख के डाइव करेंगे। डाइव करने का तो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया अगर आप पानी के अंदर हैं, ठीक है। और अगर आप पानी के अंदर नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो वो लगता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट इसकी भी पास्कल, ठीक है। अब लेकिन थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट भी दो तरीके के होते हैं। सबसे ये दो तो छोड़िए, आप अब थ्रस्ट समझिए क्या होता है। समझने की चीज क्या है कि जैसे वाटर होता है, अगर आप पानी के अंदर छपाक से आपने डाइव करी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे वाटर में, जैसे स्विमिंग आती है, ठीक है। नहीं भी आती है, अगर आप डूब रहे हो तो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बॉडी जो है, कोई भी चीज आप फेंकेंगे, अगर वाटर ज्यादा है और पानी का ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। चाहे आप कोशिश करिएगा, घर में बकेट होगी, बाल्टी, उसमें पानी भरिएगा, उसमें एक कागज की बॉल बना के डालिएगा, ठीक है, वो ऊपर ही तैरती रहेगी, ठीक है, नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत कम है, वेट रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन अगर आप 1 kg की बॉल डालोगे, या एक रबर बॉल क्रिकेट की जो आती है वो आप डालोगे, तो क्या होगा उसमें कि वो पहले नीचे जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि होता क्या है कि वाटर के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, वाटर की कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। वाटर की लेयर्स कैसे होती हैं? जैसे कि ये है पानी, ठीक है, बकेट, ये ऐसे करके लेयर्स होती हैं, पानी की लेयर्स, ये होती हैं लेयर्स, ठीक है। तो अब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? वाटर ऊपर को फोर्स लगाता है, वाटर जो है ऊपर को अपना थ्रस्ट लगाता है, दैट इज नोन एज अप थ्रस्ट। अप मतलब ऊपर, ऊपर को आपका प्रेशर लगाना एक तरीके से, या फोर्स लगाना, दैट इज योर अप थ्रस्ट, वो होता है आपका अप थ्रस्ट। तो जब बॉडी नीचे आएगी, अब जो ऊपर को फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर को फोर्स लगा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो बॉल आपने फेंकी थी वो ऊपर तैरने लगेगी, तो दैट इज नोन एज अप थ्रस्ट। ये होती है आपके अप थ्रस्ट। बायो एंड फोर्स भी कहते हैं, बायोएंसी भी मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप अप थ्रस्ट याद रखिए कि अप थ्रस्ट होता क्या है और थ्रस्ट क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला इन वाटर, वाइवा अगर आपके स्कूल में होते हो पूछ लेंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया मत कह दीजिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, दैट इज योर प्रेशर इन वाटर। अब हम आ जाते हैं बायोएंसी, बायो एंड फोर्स पे, ठीक है। बायोएंसी नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाँ बायोएंसी है। बायो एंड फोर्स, बायो एंड फोर्स भी इसी को कहते हैं कि अगर कोई भी चीज लिक्विड है और वो ऊपर को फोर्स लगा रही है, तो क्या होगा, उसे कहते हैं बायो एंड फोर्स। आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा होगा, मग्गा मग्गा जो होता है आपका, ठीक है, बाथिंग के लिए जो यूज करा जाता है, मग्गा नहाने के लिए, उसको आप पहले उल्टा करके ऐसे वाटर में डालने की कोशिश करिए, डिप करिए उसे, ठीक है। डिपिंग प्रोसेस में और डिप करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि पहले वो अपोज करता है अंदर जाने से, ठीक है। उसके बाद जब आप फोर्स लगाते हैं तब जाके वो क्या होता है कि अंदर को जाता है, और फिर अगर आप हाथ को छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो मग्गा फिर से ऊपर आ जाएगा। दैट मींस बायो एंड फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो आपका अपथ्रस्ट लग रहा है, दैट इज योर बायो एंड फोर्स, वही आपका बायो एंड फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं बायो एंड फोर्स। और इसी फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना होता है, इसी को कहते हैं बायोएंसी, बायोएंसी। और जो फोर्स लगता है बायो एंड फोर्स, ओके, ये होता है आपकी बायोएंसी एंड बायो एंड फोर्स। ये तो आपका हो गया बायोएंसी वाला टॉपिक खत्म। वीडियो को फिर से क्वालिटी एक बार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में आ ही जाता है, 95% चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए, 5% चांसेस नहीं भी होते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था, दैट इज नोन एज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है, आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि इफ अगर एक बकेट है या एक पूल है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, पूल है तो ऑब्वियस सी बात है पानी भरा ही होगा, खाली पूल भी हो सकता है लेकिन फिर पानी भरा हो जाएगा उसमें, तो पानी भरा हुआ है इसमें वाटर, ठीक है, मैं इसमें छप करके कूदा, ठीक है, पूल में या कोई भी यहाँ पे छप करके इसमें कूदे, डाइव मारी आपने, ठीक है, डाइविंग करी। अब डाइविंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ वाटर की छींटे छप करके बाहर निकलेगी, ऐसे करके छप करके बाहर निकलेगी, ऐसे करके, ठीक है, कुछ तो छींटे बाहर निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आप डाइव मारोगे उस वाटर को जो छींटे हैं छप करके आपके बाहर है उसे एक बकेट में कलेक्ट कर दिया गया, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लो अगर यह कोई बॉल है, ठीक है, वो है 10 kg की, ऐसे समझिए आप, ठीक है, एक 10 kg की बॉल है, ठीक, बॉल है 10 kg की, उसको आपने पानी में छप करके फेंका, ठीक है, फेंका और कुछ पानी बाहर आया, कुछ पानी बाहर आया, तो वो पानी जो बाहर आया उसका जब वेट करा गया, जो पानी बाहर आया था, ध्यान से सुनिएगा, उसका जब वेट करा गया तो उसका वेट भी कितना आया था, 10 लीटर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आर्किमिडीज ने ये कहा था कि जितना पानी, जितना वाटर, जितने केजी के आप हो, सॉरी, या जितना भी केजी का ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने वाटर में डाला, ठीक है, तो जितना पानी बाहर आएगा उसका वेट और उस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल होगा, दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है इसमें थ्योरेटिकल, वो है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हम पढ़ेंगे अब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी के रिलेशन में आपकी डेंसिटी निकालना, और वो रिलेशन होता है वाटर से। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज योर रिलेटिव डेंसिटी। और यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल जितना भी है वो खत्म हो गया है, तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी है वो आपका खत्म हो गया है। इसके बाद जो है अब आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में, न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ग्रेविटेशन चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा एक तरीके से। थ्योरेटिकल तो हो ही गया है और आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी हो जाएगा, ग्रेविटेशन आपका चैप्टर बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आप अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों को याद करने की कोशिश करिए, वीडियोस को बार बार देखिए, जहां समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा उस टॉपिक को समझा दूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बाय बाय।